हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम घाट। महिला सुपरवाइज़र की एक नई सीरीज में मैं हेमंत त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं। कवक जनित रोगों को आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया और विषाणु मीन्स वायरस, इनसे होने वाले रोगों को कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कवक से होने वाले यानी कि फंगस से होने वाले रोग, इसके अलावा परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और कृमि यानी कि हेलमिंथीज इनके द्वारा होने वाले रोग, और कुछ कौन से रोग पढ़ेंगे, अनुवांशिक रोग, है ना। इनके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कवक जनित रोगों को। कवक जनित रोग के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो आप याद कर लेंगे। ट्रिक है दादा खाए गांजा। कवक के लिए कौन सा ट्रिक है? दादा खाए गांजा। दादा में दा का मतलब है दाद, फिर दमा, खा का मतलब हो जाएगा खाज, ए का मतलब हो जाएगा एथलीट फुट, और गांजा का मतलब हो जाएगा गंजापन। तो ये ट्रिक है। चलिए शुरू करते हैं, दाद के बारे में समझते हैं। दाद के कौन से कवक से होता है? दाद होता है ट्राइकोफाइटन सेरकोसम। इसमें सामान्य से प्रश्न बनेंगे, यहाँ से ज़्यादा इसमें कोई खास दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। सीधे सीधे कवक का नाम, फंगस का नाम पूछा जाएगा, सीधे सीधे क्रेमी हेलमिंथीज के नाम पूछे जाएंगे या प्रोटोजोवा के नाम पूछे जाएंगे। पिछली महिला सुपरवाइजर में आपका प्रोटोजोवा से एक प्रश्न आया था कि मलेरिया जो है किस प्रोटोजोवा से वजह से होता है। तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे यहाँ से। तो कवक के लिए कौन सा फंगस जिम्मेदार है? ट्राइकोफाइटन सेरकोसम। प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा। ठीक है। फिर अगला दमा। दमा इसी को क्या बोलते हैं? अस्थमा भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि अस्थमा के पेशेंट जो है इनहेलर लेते हैं। अस्थमा क्यों होता है? जो एल्वुलाई होती है, ऑक्सीजन जहाँ से हम लेते हैं फेफड़े में, तो उनमें क्या होता है, उनमें सूजन आ जाती है। अब सूजन आ जाती है तो जो छिद्र होते हैं वो ढक जाते हैं, और जब वो छिद्र ढक जाते हैं तो सांस लेने में हमको दिक्कत हो जाती है, ऑक्सीजन को आने जाने में दिक्कत होती है। तो जो दमा के पेशेंट होते हैं ना, उनको इनहेलर लेना होता है ताकि वो ऑक्सीजन अच्छे से ले सके। इसके लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस दमा के लिए या अस्थमा के लिए कौन सा? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा। अगला जो है कवक जनित रोग है वो है खाज। खाज के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? एकेरस स्केबीज। इसको आप याद करेंगे, एकेरस स्केबीज। प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका एथलीट फुट। एथलीट फुट में क्या होता है? इसके लिए कौन सा? टीनिया पेडिस। अच्छा, ये टीनिया पेडिस है और एक है टीनिया कैपिटिस। इसको टी कर ले। टीनिया पेडिस और टीनिया कैपिटिस। टीनिया पेडिस से एथलीट फुट होता है और टीनिया कैपिटिस से गंजापन होता है। तो एथलीट फुट में प्रभावित अंग, फुट से पता चल रहा है, त्वचा और पैर। पैर होगी और पैर में कौन सी भाग होगा? त्वचा। गंजापन में क्या होता है? बालों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है, और इसके लिए कवक जिम्मेदार है टीनिया कैपिटिस। तो ये हो गए हमारे कवक जनित रोग। अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा परजीवी। परजीवी है ना, इसी को बोलते हैं प्रोटोजोवा। इनसे होने वाले रोग, तो इसका भी एक ट्रिक है। इसका ट्रिक है पापा सोक में। तो पा से हो जाएगा पायरिया, अगले पा से हो जाएगा पेचिस, सो से हो जाएगा सोने की बीमारी, का से हो जाएगा कालाजार, अम्मा से हो जाएगा मलेरिया। तो पापा सोक में मतलब प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? एक है पायरिया, दूसरा पेचिस, सोने की बीमारी, कालाजार और मलेरिया। पायरिया में क्या होता है? पायरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? एंटी अमीवा जिंजिवलिस। इसकी ट्रिक, अब इनको आपस में रिलेट कैसे करेंगे? हम ऐसे कर सकते हैं, पाजी। हम बोलते हैं ना, अरे पाजी कैसे हो, तो ऐसे पाजी से रिलेट कर सकते हैं। तो जो पायरिया होगा उसके लिए जिंजिवलिस। जिंजिवलिस है ना, जिंजिवलिस। कौन सा प्रोटोजोवा? एंटी अमीवा जिंजिवलिस। ऐसे ही एक तो है पेचिस। पेचिस के लिए कौन सा प्रोटोजोवा जिम्मेदार होगा? इसको जैसे पाजी वैसे पेही। तो पेही में क्या हो जाएगा? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। अब पायरिया में क्या होता है? मसूड़े। मसूड़े प्रभावित होते हैं। आप देखोगे कि जिन व्यक्ति को पायरिया होता है उनके नज़दीक जाने से उनमें दुर्गंध सी महसूस होती है, कि उनके मुख से दुर्गंध आती है। वो क्यों आती है? वो एक प्रोटोजोवा के कारण होती है, एंटी अमीबा जिंजिवलिस। और ये होता है सामान्य रूप से विटामिन सी की कमी की वजह से। दूसरा है पेचिस, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। प्रभावित अंग कौन सा है? आंत है। और क्या होता है बताने की आवश्यकता है ही नहीं। सोने की बीमारी, ये भी प्रोटोजोवा से होता है। अब प्रोटोजोवा का क्या नाम है? ट्रेपनोसोमा। कौन सा प्रोटोजोवा? ट्रेपनोसोमा। अब सोने की बीमारी ट्रेपनोसोमा प्रोटोजोवा से तो होता है। इस प्रोटोजोवा का जो संक्रमण है वो किससे होता है? सीसी मक्खी। तो सोने की बीमारी, सीसी मक्खी, सोने और सीसी
है ना। तो सोने की बीमारी सीसी मक्खी के काटने से जो ट्रेपनोसोमा प्रोटोजोआ है उसका प्रभाव होता है और आपको सोने की बीमारी हो जाती है। प्रभावित अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो जो है तो प्रभावित होता है। आगे देखते हैं, आगे है आपका काला जार। काला जार, इसमें क्या होता है? इसमें प्रोटोजोआ का नाम क्या है? लिस्मेनिया डोनावाला, लिस्मेनिया डोनावाला। और ये कैसे संक्रमित करता है, कौन करते हैं? इसके लिए मक्खी जिम्मेदार है, बालू मक्खी। तो काला जार, बालू, काला बालू, ठीक है, काला बालू। प्रभावित अंग कौन सा है? अस्थि मज्जा। अगला कौन सा है? मलेरिया है। मलेरिया के लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है? नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? लेवरन ने। प्रभावित अंग कौन सा है? तिल्ली और आरबीसी। अच्छा, ये कौन से मच्छर के काटने से होता है? इसका वाहक मच्छर कौन सा है? उसका नाम है मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। और ये वाहक मच्छर ही के काटने से मलेरिया होता है, ऐसा खोज किसने किया था? तो खोजकर्ता का नाम है रोनाल्ड रॉस। इनका संबंध अपने भारत देश से भी रहा है ना। तो ये मुख्य थे हमारे जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग थे। अब आगे देखते हैं कि जो कृमि होते हैं या हेलमिंथीज जिनको बोलते हैं, उनसे होने वाले रोग। तो पहला है अतिसार। ये आपके सिलेबस में दिया है महिला सुपरवाइजर के में। इसी को हम अतिसार को ही डायरिया बोलते हैं और इसी को हम दस्त बोलते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि क्या प्रॉब्लम होती है, किस लिए अतिसार होता है, डायरिया होता है। इसको आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसमें कृमि की वजह से होता है। प्रश्न यही बन जाएगा कि जो अब डायरिया है, अतिसार है, उसके लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन में दे देगा कृमि, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसके लिए जिम्मेदार है आपका कृमि और इसी को बोलते हैं हेलमिंथीज। और इसके लिए कृमि का नाम क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस, लुम्ब्रिकाइडिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस। प्रभावित अंग कौन सा है? आंत। अब आंत कैसे प्रभावित है, मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था कि जो आपकी विली होती है, विली, वो क्या होता है? उसमें ये एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नाम के कृमि जो है तो अपना आक्रमण करते हैं और जो अवशोषण की जो क्षमता है, जल अवशोषण करने की क्षमता छोटी आंत की, वो समाप्त हो जाती है और इसकी वजह से शरीर में जल की कमी भी हो जाती है। और जो जल होता है वो कहाँ से? गुदा द्वार, रेक्टम के माध्यम से बाहर निकलता है और आपको पतला दस्त लगना शुरू हो जाता है। वाहक कौन सा है? इसके लिए घरेलू मक्खी ये जो है तो जिम्मेदार होती है। अगला है हाथी पाँव। आप हाथी पाँव की गोलियां बचपन में खाए होंगे, अभी भी खाते होंगे। इसका अन्य नाम है फाइलेरिया और ये भी कृमि से होने वाला रोग है। और कृमि का नाम है बैंक्रोफटाई, बैंक्रोफटाई। इसमें प्रभावित अंग क्या है? पैर एवं वृषण कोष। आप देखोगे जिसको हाथी पाँव हो जाता है तो नाम से ही पता चल जाता है कि उसका पाँव जो है हाथी के समान मोटा हो जाता है। तो पैर और वृषण कोष में क्या हो जाता है? उसके सूजन आ जाती है। वाहक कौन है? इसके लिए वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर अगर किसी को काट दे तो जो बैंक्रोफटाई है उस कृमि का प्रभाव आपके ऊपर आएगा और आपका जो पैर है वो हाथी पाँव हो जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा फाइलेरिया की गोलियां भी बांटी जाती है ना। आगे देखते हैं, आगे अब कुछ अनुवांशिक रोग पढ़ेंगे। ये यहाँ से एक प्रश्न आया है पिछली बारी भी और कुछ प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए हम इसको फैक्चुअल तौर पर इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं ना। तो पहला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इसको बोलते हैं शाही रोग। इसमें क्या होता है? इसमें आपका रक्त का थक्का जो है नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है और जब रक्त का थक्का नहीं जमता है तो घाव लगेगा और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो समस्या पैदा होगी। महिला वाहक है और रोगी पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं। तो प्रश्न बन जाएगा कि शाही रोग, किस रोग को शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में दे देगा तो आंसर सही होगा इसका हीमोफीलिया। अगला बीमारी है, अगला डिसीज कौन सा है? वर्णांधता। इसमें कौन से कलर पहचान में नहीं आते? लाल और हरे रंग को अपन नहीं पहचान पाते। अगर कोई व्यक्ति वर्णांधता से पीड़ित है तो उसको लाल और हरे में फ़र्क समझ में नहीं आएगा। इसमें भी वाहक कौन होती है? महिला होती है और पुरुष और महिला दोनों ही रोगी हो सकते हैं। अगला है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है? आरबीसी की कमी हो जाती है और जब आरबीसी की कमी होगी तो आपको बाहर से ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ये भी अनुवांशिक रोग है ना। आगे देखते हैं, आगे है एक प्रेजेरिया। इसी को बोलते हैं HGPS। इसी को बोलते हैं HGPS और HGPS का फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। तो प्रेजेरिया क्यों होता है? प्रेजेरिया होता है लेमिन ए प्रोटीन के असंतुलित हो जाने से। आपके शरीर में एक लेमिन ए प्रोटीन बनता है। वो क्या होता है? कोशिकाओं में जो नाभिक होता है, जो कोशिका होता है उसका नाभिक होता है, उसको संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन अगर लेमिन ए प्रोटीन में कुछ असंतुलन पैदा हो गया
तो क्या हो जाएगा, आपको प्रोजेरियन प्रोटीन बनने लगेगा और इसकी वजह से आपको बीमारी हो जाएगी प्रेजेरिया। और प्रेजेरिया रोग में क्या होता है, उम्र से पहले आप बूढ़े होने लगेंगे, आपकी चमड़ी जो है तो सूखने लगेगी, झुर्रीदार त्वचा हो जाएगी और आपका सर गंजा हो जाएगा, आप पतले शरीर से हो जाओगे। आपने एक मूवी सुनी होगी पा मूवी, उसमें अमिताभ बच्चन को कौन सा बीमारी हो जाता है, प्रेजेरिया। तो अमिताभ बच्चन प्रेजेरिया रोग से ही पीड़ित होता है और आपने नहीं देखा होगा तो आप एक बार उसको जरूर देखें। तो प्रेजेरिया रोग में आदमी समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। जिम्मेदार प्रोटीन कौन सा, लेमिन ए प्रोटीन, उसमें असंतुलन पैदा होने से ये होता है और क्या हो जाता है, समय से पहले इंसान बूढ़ा। एक होता है कैट क्राई, ये भी कैट क्राई कैसा है, अनुवांशिक रोग है। तो बच्चे की जो कैट क्राई है ना, रोने की आवाज़, अब शब्द से पता चल रहा है कैट क्राई का मतलब है कि जो बच्चा रोता है तो उसकी आवाज़ कैसे आती है, बिल्ली के रोने जैसे आती है। इसमें क्या होता है, मानसिक रूप से बच्चा दुर्बल होता है। और ये रीज़न क्या है कि टोटल मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, एक जोड़े में एक्स और एक्स महिलाओं में और एक्स और वाई ये पुरुष में, तो ऐसे 23 जोड़े होते हैं। अब कुल मिलाकर 23 दूनी 46 और ये पुरुषों में भी क्या होता है 46। अब इसमें से अगर पाँचवां गुणसूत्र 15वें में जुड़ जाए, अब ये जो पाँचवां गुणसूत्र है ये अगर 15वें से जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, दोनों प्रभावित हो जाते हैं, 5वां और 15वां, और आपको कैट क्राई रोग हो जाता है और बच्चे के रोने की आवाज़ बिल्ली की तरह हो जाती है, बच्चा शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाता है और मानसिक रूप से भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये महिलाओं से रिलेटेड है। पहला तो ये कि ये महिलाओं से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि महिलाओं में गुणसूत्र 45 हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि महिलाओं में ऐसे एक जोड़ी, दो जोड़ी, ऐसे करके कुल कितने 23 जोड़ी होते हैं और 23 जोड़ी में कुल कितने होते हैं 46। अब इसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र कम हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये 44 में हो गए, 22 जोड़े तो हो गए, 22 दूनी 44, लेकिन जो ये 23वां जोड़ा होना था एक्स और एक्स, इसकी जगह क्या होता है, एक एक्स तो आ गया लेकिन एक एक्स कट जाता है, वो नहीं आ पाता है। तो क्या हो गया, टोटल कितने हो गए 45 गुणसूत्र हो गए। तो जब महिलाओं में 45 गुणसूत्र हो जाते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, पुरुषों के लक्षण आने लगते हैं, भारी आवाज़ आने लगती है ना, थोड़ी सी दाढ़ी मूछें जमने लगती हैं, तो ये सारी चीज़ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। कैसे याद करेंगे, टर्नर, महिलाएं टर्न कर जाती हैं, तो महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर ये किससे संबंधित है, जैसे ये टर्नर महिलाओं से संबंधित है वैसे ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम संबंधित है पुरुषों से। अब महिलाओं में एक गुणसूत्र कम हो गया था और यहाँ पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। देखिए ये 44 हो गए, 22 जोड़े, और 23वां जोड़ा जो था एक्स वाई, इसमें क्या हो गया, जोड़े के साथ साथ एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया। तो क्या होता है इसमें, ये टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और इसमें ऐसे पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आने लगते हैं। किसके लक्षण आने लगते हैं, महिलाओं के, और उन पुरुषों की आवाज़ थोड़ा सा पतली हो जाएगी, है ना, बहुत सारी समस्याएं जो महिलाओं से रिलेटेड चीज़ें उनमें नज़र आने लगती है। आगे देखते हैं, एक आगे है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है भाई, इसका रीज़न क्या है, इसमें 13वां गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी मतलब होता है अतिरिक्त वृद्धि। तो टोटल जो 23 जोड़े हैं उसमें से जो 46 गुणसूत्र हैं उसमें तो जो 13वां गुणसूत्र है उसकी क्या हो जाएगी, अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी, वो लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। अगला है डाउन सिंड्रोम। इसको कैसे याद रखेंगे, डाउन, तो हम 2 से 1 में गए, तो ये क्या हो गया, डाउन में गए ना, 2 से 1 में, डाउन हो गया, 2 से 1 में गए, तो 21वां जो गुणसूत्र होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, उसकी अधिक वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, अगर 21वां गुणसूत्र में अधिक वृद्धि हो जाएगी या ट्राइसोमी हो जाएगी तो क्या होगा, बच्चा का ललाट उभरा हुआ हो जाएगा, मंद बुद्धि वाला बच्चा होगा, और ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है, मंगोलाई मूर्ख, मंगोलाई मूर्ख बोला जाता है। तो ये सारे क्या थे, अनुवांशिक रोग। अन्य भी देख लेते हैं, एक है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। अच्छा इसमें क्या है, इसमें अभिवृद्धि तो नहीं हो रही, इसमें क्या हो रहा है, इसमें पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब ये कि दोबारा से ये वाला गुणसूत्र नजर आता है। इस वजह से जब दोबारा एक गुणसूत्र दोबारा आ गया तो संख्या कितनी हो गई, टोटल 46 की जगह हो गई 47। अब ये 45 प्लस एक्स वाई शारीरिक रूप से ये क्या होगा, कमजोर होगा। एडवर्ड सिंड्रोम, गुणसूत्र संख्या कौन सी है, 18। एक है हाशियाकार आरबीसी। इसमें क्या होता है, आमतौर पे आपका आरबीसी ऐसा होता है ब्लड में,
है ना। अब ब्लड में जो आरबीसी होती है वो क्या होता है, मुड़ जाती है, हंसियाकार ऐसे हो जाती है, ऐसे। अब ये गोल ना होकर के ऐसे हो जाती है। और ऐसा होने का कारण क्या है, जीन में जो उत्परिवर्तन, ये गलत यहाँ पे लिखा है, इसमें को जीन उत्परिवर्तन। एक हमारे वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रीज, उन्होंने जीन उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इसको बोलते हैं इंग्लिश में म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब ये कि कोई भी चीज़ में जो है तो आकस्मिक परिवर्तन हो जाए। तो ये जो आरबीसी आपकी गोल थी वो हंसिया आकार में आ गई। तो इसके बाद क्या, इस रोग को क्या बोलते हैं, हंसियाकार आरबीसी या सिकल सेल एनीमिया। इसका अन्य नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया। अब आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, एक प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कैन बी डायग्नोस्ड बिफोर बर्थ। इनमें से किस अनुवांशिक विकार को जन्म से पहले पहचाना जा सकता है। ऑप्शन में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे हैं ना, इसमें ये सामान्य सा प्रश्न था, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था कि सारी जितनी भी अनुवांशिक विकार हैं इनको जन्म से पहले पहचाना जा सकता है ना। तो ये आपका प्रश्न था। ऐसे ही अन्य वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।